चालाक बूढ़ी और गरीब लोहार। एक गांव में एक श्याम नाम का लोहार अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था, जो बहुत ही मेहनती था और उसके अंदर एक कमाल की काबिलियत थी। श्याम जो भी तलवारें बनाता था वो उच्च कोटि की तलवार बन जाती थी, जिससे किसी बड़े से बड़े पत्थर को भी काटा जा सकता था। अरे सुनती हो, जरा एक गिलास जल तो लेके आना, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। ये लीजिए जी जल। आप कितनी देर से तलवार बना रही हैं? अभी तक बनी नहीं है क्या? साहूकार को जितने तलवारों की जरूरत है उतनी बन चुकी है। बस ये आखिरी एक तलवार बची है जो कुछ ही देर में पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब साहूकार आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा और वो जाकर बाजार में बेच आएंगे और हमें कुछ मुद्राएं मिल जाएंगे। श्याम एक बहुत ही उच्च कोटि का लोहार है। उसके अंदर तलवार बनाने की काबिलियत तो है, परंतु उन्हें बेचने की नहीं। इसी चीज का फायदा साहूकार उठाता है। साहूकार श्याम से तलवारें लेकर ज्यादा दाम में बेच आता है और श्याम को कौड़ियों के दाम दे देता है। श्याम, लो मैं आ गया तलवार लेने। तुमने सब बनाकर तैयार रखे हो ना? जी साहूकार जी, सारे तलवार बन चुके हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि तुम मुझे हमेशा समय पर काम पूरा करके तलवारें दे देते हो। ये लो आज के मेहनत के पैसे। पर साहूकार जी, ये तो केवल 20 तांबे के सिक्के हैं। हमारी तो 35 तांबे की सिक्के की बात हुई थी ना? हाँ, बात तो 35 तांबों के सिक्कों की हुई थी, पर श्याम अभी तक मैंने ये तलवारें बेचे नहीं हैं। अगर इनमें से कुछ तलवारें नहीं बिकते हैं तो मेरा तो घाटा हो जाएगा ना। एक बार में मैं ये सारे तलवारें बेच दूं, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी रकम भी दे दूंगा, ठीक है? जी मैं समझ गया। साहूकार श्याम के सारे तलवार लेकर अपने घर चला जाता है और बहुत ही खुश होता है। अरे सुनती हो, कहाँ हो? जरा बाहर तो आना। क्या हो गया जी? आज तो आप बहुत ही खुश लग रहे हो। खजाना हाथ लग गया है क्या? अरे ऐसा ही कुछ समझो। तुम्हें तो पता ही है कि मैंने एक मूर्ख लोहार को अपनी बातों में फंसाकर उसके बने सारे तलवार चांदियों के सिक्कों में बेचता हूँ और उस बेचारे को तांबे के सिक्कों में ही खुश कर देता हूँ। ये तो मुझे भी पता है, और ये तो आप 2 वर्षों से कर रहे हो, तो आज आप इतने खुश क्यों हो? इसमें नया क्या है? अरे मेघा, क्योंकि उस लोहार के तलवार बहुत ही अच्छी कोटि के हैं, इतने अच्छे और गुणवत्ता वाले कि किसी बड़े से पत्थर को भी काट सकते हैं। और ये बात स्वयं महाराज को पता चल गई है और उन्होंने आज मुझे अपने दरबार बुलाया था और कहा कि एक तलवार की कीमत वो 2 सोने के सिक्के देंगे और उन्हें बहुत सारे तलवारें चाहिए। तो सोचो कि हमारे पास कितने पैसे आने वाले हैं। ये तो सोने पे सुहागा हो गया जी। मतलब आपको कुछ करना है ही नहीं, सिर्फ उस लोहार के पास से तलवारें लेकर महाराज को देना है और बदले में बहुत सारा धन लेना है। हाँ वही तो, और आज मैंने उसे उसके पूरे पैसे दिए भी नहीं हैं, ताकि अभी वो थोड़ा दुखी रहे और जब मैं जाऊं तो और 15 सिक्कों की जगह 25 सिक्के दे दूंगा, जिससे वह मूर्ख बहुत ही खुश हो जाएगा और ऐसे ही तलवारें मेरे लिए बनाता रहेगा। साहूकार और उसकी पत्नी इस बात से बहुत ही खुश हो गए। उन्हें लगने लगा था कि अब वो बहुत ही जल्द मालामाल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ सिक्के कम होने की वजह से श्याम और राधा फैसला करते हैं कि आज एक वक्त का भोजन करने के बजाय वो जंगल से फल तोड़ कर लाएंगे और उससे ही अपना पेट भरेंगे। अच्छा हुआ कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इसीलिए पेड़ पे ढेर सारे अच्छे अच्छे फल होंगे। इसी जंगल की वजह से हमें कभी भी भूखा सोना नहीं पड़ता है। पर फिर भी आपको नहीं लगता कि साहूकार हमें कुछ ज्यादा ही कम पैसे देता है? ऐसा लगता तो मुझे भी है, पर हमें भरोसा करना होगा राधा।
साहूकार बड़े आदमी हैं, तो भला वो कम पैसे क्यों ही देंगे। जितने में बिकते हैं उसका कुछ हिस्सा रखकर बाकी के हमें दे देते हैं। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे और पैसों की किल्लत भी हमेशा रहेगी। आप खुद बाजार में जाकर तलवारें नहीं बेच सकते हैं क्या? अगर बेच सकता तो जरूर बेचता, पर मैंने कोशिश तो की थी ना, पर एक भी तलवारें नहीं बिकी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। अगर साहूकार नहीं होते तो जितना मिल रहा है शायद उतना भी नहीं मिलता। वो दोनों ही आपस में बात करते करते जा ही रहे थे कि राधा को रास्ते में एक बूढ़ी बेहोश पड़ी हुई मिली। ये क्या जी, ये सामने कोई बेहोश पड़ा हुआ है। अरे ये क्या, हमें जल्दी से जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। जल्दी चलो राधा। श्याम और राधा दोनों ही उस बूढ़ी के पास जाते हैं और राधा पास की नदी से जल लेकर आती है और बूढ़ी पर छिड़कती है, जिससे वो बूढ़ी होश में आ जाती है। आप ठीक तो है ना काकी? आप यहाँ बेहोश कैसे हो गई? और आप अकेली इस जंगल में क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ पर भोजन की तलाश में आई थी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। शायद कमजोरी के वजह से मैं बेहोश हो गई थी। पर आप यहाँ भोजन की तलाश में क्यों आई थी? आपके घर में भोजन नहीं बना क्या? मेरा कोई घर नहीं है। मेरा नाम शांति है और मैं पहले अपने बेटे के साथ उसके घर में रहती थी। पर जब से उसकी पत्नी आई है, उसने मेरे बेटे के दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया था, जिससे मेरा बेटा मुझसे ही नफरत करने लग गया था और मुझे उसने घर से निकाल दिया। इसीलिए अब मुझे यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है ताकि कम से कम एक वक्त का भोजन मिल सके। आपके साथ तो सच में बहुत ही बुरा हुआ है। भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उन्होंने आपकी उम्र तक नहीं देखी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं हूं ना। आप मेरे घर चलिए। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपको तो पता ही है कि हम कितना कम कमाते हैं। 3 वक्त का भोजन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं और आप अगर ऐसे में किसी को अपने घर में पनाह देंगे तो हम 2 वक्त का भोजन भी नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं राधा, ये जंगल है ना, हम फल खाकर भी तो अपना पेट भर सकते हैं ना। और इनकी उम्र तो देखो जरा, ये इस उम्र में कहाँ जाएंगी? ये तो काम भी नहीं कर पाएंगी, जिससे इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे और ना ही भोजन। ऐसे में अगर इन्हें कुछ हो गया तो? हाँ, पर कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे पूछा, यही मेरे लिए काफी है। मैं तुम दोनों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपना गुजारा कर लूंगी किसी तरह, तुम चिंता मत करो। राधा को ये सब देखकर बहुत ही खराब लग रहा था। वो उस बूढ़ी की मदद करना तो चाहती है, पर गरीबी के कारण वो अपना मन बना नहीं पा रही है। अंत में राधा ने जैसे तैसे अपना मन बना लिया और वो उस बूढ़ी को रखने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, आप चाहे तो हमारे घर में रह सकती है। मैं भी नहीं चाहती कि आपको कुछ हो जाए। उसके बाद श्याम और राधा ने उस बेचारी बूढ़ी को अपने घर में ले आया और उसके कुछ देर बाद साहूकार आता है बाकी के पैसे देने। अरे श्याम, तुम तो कमाल के लोहार हो। आज पता है तुम्हारे सारे तलवार बिक गए और ये रहे तुम्हारे बाकी के पैसे। ये क्या साहूकार जी, आप 15 की जगह मुझे 25 तांबे सिक्के क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज तुम्हारे तलवार ज्यादा दाम में बिके हैं। मुझे आज एक व्यापारी मिले जिन्हें तुम्हारी तलवार बहुत ही पसंद आई और इसीलिए वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए ऐसे और तलवारें बनाते रहो जिसके वो अच्छे दाम देने के लिए तैयार हैं। क्या आप सच में कह रहे हैं साहूकार जी? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अगर ऐसा है तो मैं ऐसे और भी तलवारें बनाऊंगा और इससे भी ज्यादा बनाऊंगा। यही जोश तो मैं देखना चाहता था श्याम। तो ठीक है, मैं फिर 3 दिन बाद आऊंगा।
3 दिन तक जितने हो सके उतने तलवारें बनाकर तैयार रखना, ठीक है? हाँ जी, मैं तैयार रहूंगा। साहूकार ऐसा कहते ही वहाँ से चला जाता है, परंतु उस बूढ़ी को ये सब देखकर सब समझ में आ रहा था कि साहूकार कैसे उसे बेचारे लोहार को ठग रहा है। एक बात बताओ श्याम, तुम अपनी तलवार साहूकार को कितने सिक्कों में बेचते हो? 35 सिक्कों में। क्या तुम अपनी तलवारें मुझे दिखा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लाता हूँ। बूढ़ी के ऐसा कहते ही श्याम अपने बनाए हुए तलवार लेकर आता है और बूढ़ी को दिखाता है। बूढ़ी उस तलवार को बहुत ही ध्यान से देखती है और परखती है। क्या हुआ काकी, आप इतने ध्यान से मेरे तलवारों को क्यों देख रही हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? एक बात बताओ श्याम, तुम अपनी तलवारें साहूकार को क्यों देते हो? खुद क्यों नहीं बेचते? मैंने कोशिश की थी, पर मैं अपनी तलवारों को बेचने में नाकामयाब रहा। मुझे लोहार के अलावा और कोई काम ही नहीं आता है, इसलिए मैं दूसरे काम भी नहीं करना चाहता। एक दिन मैं साहूकार के पास गया काम मांगने, और जब मैंने अपनी समस्या बताई तो साहूकार ने मेरी तकलीफों को समझा और मेरी मदद के लिए तैयार हो गए। बदले में मेरे कमाई के कुछ हिस्से वो रख लेते हैं, बस। श्याम, तुम सच में बहुत भोले हो बेटा। तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है, पर मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे कई लोग देखे हैं जो भोले भाले लोगों को फंसाकर उन्हें लूट लेते हैं। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर मुझे सब समझ में आ रहा है जी। तो क्या आप ये कहना चाहती है कि साहूकार हमें ठग रहे हैं काकी? तुमने बिल्कुल सही समझा, पर ठग रहा है। इससे अच्छा तुम ये कह सकती हो कि साहूकार तुम सबको लूट रहा है, क्योंकि वो तुम्हें तांबे के सिक्के दे रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि साहूकार इन तलवारों को सोने के दाम में बेचता होगा। नहीं, ये झूठ है काकी। साहूकार दिल के बहुत ही अच्छे हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं बेटा। तुम्हें शायद से पता नहीं है कि एक मामूली तलवार की कीमत कितनी है। तुम्हारी तो फिर भी उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली तलवार है। तुम्हें जितने पैसे मिलते हैं उसमें केवल लकड़ी की तलवार ही आ सकती है। फिर भी अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो साहूकार का पीछा करो और खुद ही देख लो कि वो कितने में तुम्हारी ये तलवार दे रहा है। बूढ़े के ऐसा कहते ही श्याम मजबूर हो जाता है सोचने के लिए और वो अपने काम में लग जाता है। वो 3 दिनों तक तलवारें बनाता रहता है और 3 दिन बाद साहूकार आ जाता है। अरे श्याम, देखो मैं आ गया। मैंने जैसा कहा था तुमने 3 दिनों में अपनी तलवारें बना ली है ना? जी साहूकार जी, मैंने सारे तलवार बना ली है। मैं अभी लेकर आता हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। मुझे जल्द से जल्द ये तलवारें उस व्यापारी को देनी है, और तुम चिंता मत करो, इसके बहुत ही अच्छे दाम मिलेंगे। मुझे तो लगता है कि इसके 50 तांबे के सिक्के भी मिल सकते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे पति को 50 तांबे के सिक्के देने की बात कर रहे हो तो आपको कितने मिलते हैं? अरे अब आपसे क्या छुपाना भाभी जी, मैं कहाँ उतने रखता हूँ। अगर वो मुझे 60 तांबे के सिक्के देते हैं तो मैं श्याम को 50 तांबे के सिक्के दूंगा, और अगर 55 भी देते हैं तब भी मैं श्याम को 50 तांबे के सिक्के ही दूंगा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं तो बस श्याम की मदद करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। साहूकार ऐसा कहते ही वहाँ से चला जाता है और श्याम साहूकार का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो राजमहल की ओर चला जाता है और साहूकार राजमहल के अंदर जाता है। श्याम को देखकर बड़ी हैरानी होती है
कि साहूकार उसकी तलवारों को राजमहल में बेच आता है। कुछ देर बाद जब साहूकार बाहर आता है तो उसके हाथ में एक धन की एक पोटली होती है जो स्वर्ण से भरी हुई होती है। अरे वाह श्याम, तू तो सच में कमाल का है रे। आज तेरी वजह से मुझे इतने सारे धन मिले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस पूरे राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा, और वो भी बिना कोई मेहनत किए हुए। सच में ऐसे लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान है। साहूकार ये सब बोल ही रहा था कि अचानक से श्याम आ जाता है। वाह साहूकार जी वाह, अच्छा हुआ कि मैंने काकी के कहने पर आपका पीछा किया, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि आप मेरे साथ ऐसी घिनौनी चाल चल रहे हैं। अरे नहीं श्याम, तुम तो गलत समझ रहे हो। जो दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी तलवारें तो 60 सिक्कों में ही बिकी है। ये धन तलवारें बेचकर नहीं मिले। ये तो बस साहूकार जी बस, मैंने पीछे से आपकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए आप झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। आपने सच कहा कि मुझे मूर्ख बनाना काफी आसान है, पर अब बहुत हो गया। अब मैं मूर्ख नहीं बनने वाला। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है और इसीलिए अब मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अब से मैं आपको अपने तलवारें कभी नहीं बेचने वाला। देखो श्याम, तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। तलवारें तो तुम्हें देनी ही पड़ेंगी, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा, ये जान लो। माफ कीजिएगा साहूकार जी, पर आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं आपकी इन खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलता हूं। श्याम ऐसे ही कहते हुए वहां से चला जाता है और साहूकार इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और बदला लेने की सोचता है। श्याम, तूने ये ठीक नहीं किया। मेरे सपनों को तूने तोड़ दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। आप आ गए जी, क्या हुआ? काकी ने जो कहा वो सच था ना? हाँ राधा, काकी ने जो भी कहा वो सच था। साहूकार मुझे ठग रहा था। मैंने देखा वो राजमहल में मेरे बनाए तलवारें बेच आता है, वो भी सोने के दाम में, और मुझे तांबे के सिक्के देता है। तो आपने क्या किया जी? आपने उसे कुछ नहीं कहा? हाँ, मैंने उससे बात की और उसे कह दिया कि अब से मैं उसे अपनी तलवारें नहीं बेचूंगा। पर अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उसे नहीं बेचूंगा तो किसे बेचूंगा? कौन लेगा मेरी तलवारें? सभी लेंगे तुम्हारी तलवारें, तुम चिंता मत करो। पर कैसे काकी? मैंने पिछली बार कोशिश की थी पर मैं नाकामयाब रहा। लेकिन पिछली बार मैं तो नहीं थी ना। मेरे पास एक योजना है। तुम्हारे पास खुद की कोई दुकान नहीं है और ना ही इतने पैसे की तुम खुद की एक दुकान खरीद सकते हो। तुम भी दूसरे लोहारों की तरह रास्तों में बैठकर अपनी तलवारों को बेचो, और सबसे पहले तुम्हें अपनी तलवारों की कीमत कम लगानी पड़ेगी। तुम्हारे पास वही लोग आएंगे जिनके पास पैसे कम होंगे, पर जब तुम्हारा नाम होने लगेगा, तुम मशहूर होने लगोगे, तो देखना एक दिन तुम्हें तुम्हारे तलवारों की सही कीमत मिलेगी। आप बोल तो सही रही हैं, पर पिछली बार तो मेरे पास एक भी व्यक्ति तलवार लेने नहीं आया था। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो आपकी इस योजना का क्या फायदा? अच्छा, एक बात तो बताओ श्याम, तुम पिछली बार कहाँ पर बैठकर तलवारें बेच रहे थे? और कहाँ, जहाँ सभी लोहार अपनी तलवारें बेच रहे थे। यही तो तुमने गलती कर दी थी बेटा। तुम्हें कहीं और बैठना चाहिए था। आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ काकी। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर तुम वही अपनी दुकान खोलोगे जहाँ सभी लोहार बैठे हैं, तो कैसे कोई आएगा
क्योंकि सभी बहुत पुरानी लोहार है और सब उन्हें जानते भी है, लेकिन तुम्हें कोई नहीं जानता। तो भला कोई उनके सामने तुम्हारे पास क्यों ही आएगा? क्योंकि जो भी आएगा वो किसी न किसी का तो पुराना ग्राहक होगा ही, तो वो उनसे ही काम करवाएंगे ना। अच्छा, तो अब मैं समझा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए काकी? सीधी सी बात है, तुम राज्य के बीचों बीच अपनी दुकान खोलो और जहाँ दूसरे लोहार ना हो वहाँ खोलना, ताकि वहाँ के आसपास के रहने वाले दूर जाने के बजाय तुम्हारे पास आए, क्योंकि तुम नजदीक हो। और ऐसे ही धीरे धीरे नाम कमाओ, फिर देखना कैसे लोग तुम्हारे पास आते हैं। पर ऐसा करने से क्या मेरे पास ग्राहक आएंगे? और नहीं तो क्या, अरे तुम्हारे तलवारें तो राजमहल में बिक रही है, मतलब तुम बहुत ही उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली तलवार बनाते हो, तो क्यों नहीं बिकेंगी। अपने आप पर भरोसा रखो श्याम, और जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करते जाओ। बूढ़ी शांति के ऐसा कहते ही श्याम वही दुकान खोलता है जहाँ भीड़ भी अधिक हो और आसपास कोई दूसरा लोहार भी ना हो, और ऐसा करने से उसके पास ग्राहक आने लगते हैं और शांति के कहे अनुसार पहले ही दिन उसकी दुकान चलने लगती है। पर कुछ ही देर बाद साहूकार आ जाता है कुछ सैनिकों के साथ। सैनिकों, इस चोर को पकड़ लो और ले चलो राजमहल। ये आप क्या कह रहे हैं साहूकार जी? चोर? आप मुझे चोर कह रहे हैं? आखिर मैंने आपका क्या चुराया है? अब इतने भी भोले मत बनो श्याम। तुम जो यहाँ तलवारें बेच रहे हो वो मेरी तलवारें हैं, जिसे तुमने चोरी की है और यहाँ बाजार में बेच रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर झूठे झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये मेरे बनाए हुए तलवार हैं, न कि आपके। ये सब सफाई तुम महाराज के सामने देना। सैनिकों, इसे पकड़ लो। साहूकार श्याम को झूठे आरोप में फंसा देता है और उसे गिरफ्तार करवा लेता है और महाराज के सामने प्रस्तुत करता है। महाराज, ये रहा अपराधी। यही है वो जिसने मेरी तलवारें चुराई है, जिस कारण मैं आपके लिए तलवारें नहीं ला पाया। मेरी आपसे गुजारिश है महाराज कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो तुम हो वो चोर जिसने साहूकार के घर से तलवारें चोरी की है? नहीं महाराज, ये झूठ है। साहूकार मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगा रहा है। अच्छा, और भला साहूकार तुम पर झूठे आरोप क्यों लगाएगा? भला इससे साहूकार का क्या फायदा? मंत्री के ऐसा पूछते ही श्याम ने सारी बात खुलकर बता दी कि कैसे साहूकार श्याम को इतने दिनों से ठग रहा था और उसे मना करने के कारण वो ये झूठे आरोप उस पर लगा रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। देखिए मंत्री जी, ये श्याम एक नंबर का झूठा इंसान है। आप सब इसकी बातों पर मत आइए। आपको तो पता ही है ना कि मैं ही तलवारें बनाता और बेचता हूँ। आपको क्या लगता है मंत्री जी, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? देखिए महाराज, हमें कभी भी एक पक्ष की बात सुनकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। साहूकार ने जैसा कहा कि हमें पता है कि साहूकार ही तलवारें बेचता है, पर बनाते हुए हमने आज तक इन्हें नहीं देखा, तो श्याम की बात भी सच हो सकती है। तो क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है मंत्री जी? बात यहाँ भरोसे की नहीं है, बात यहाँ इंसाफ की है, और हम भरोसे के कारण निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि भरोसा ऐसी चीज है जो कोई भी तोड़ सकता है। तो मैं श्याम से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो ये साबित कर सकता है कि ये तलवारें उसने ही बनाए हैं, साहूकार ने नहीं? जी मंत्री जी, मैं आपको तलवारें बनाकर ये साबित कर सकता हूँ। तो ठीक है, तुम दोनों ही कल तलवारें बनाकर राजमहल में प्रस्तुत करोगे और तब इसका फैसला होगा कि किसकी तलवारें उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली है। उसके बाद श्याम और साहूकार दोनों ही अपने अपने घर चले गए
और तलवारें बनाने लगे। ए जी, क्या हो गया? सुबह ही तो आप तलवारें लेकर गए थे, सब बिक भी गए क्या जो आप फिर से तलवारें बनाने लग गए? अरे नहीं राधा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। साहूकार मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगा रहा है, जिसे साबित करने के लिए मुझे तलवारें बनाना पड़ रहा है। मैं कुछ समझी नहीं, आप पर झूठा आरोप लगाया गया है और इसीलिए आप तलवारें बना रही हैं? उसके बाद श्याम राधा को सारी बात विस्तार से बताता है और अगले ही दिन दोनों तलवारें लेकर राजमहल महाराज के पास प्रस्तुत होते हैं। मंत्री जी, निरीक्षण कीजिए। जी महाराज। मंत्री उन दोनों के तलवारी को देखने लगा। अच्छा हुआ कि श्याम के बनाए हुए कुछ तलवारें अभी भी मेरे पास ही है, नहीं तो आज तो मैं पकड़ा ही गया था। अब देख श्याम, मैं तुझे कैसे फंसाता हूँ। महाराज, मैंने इन तलवारों को अच्छे से निरीक्षण किया, पर आश्चर्य की बात यह है कि दोनों की गुणवत्ता एक ही है। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तलवारें एक ही व्यक्ति ने बनाए हो। हाँ मंत्री जी, ऐसा तो लगना ही था, क्योंकि मैंने कल रात जब तलवारें बनाई थी तो इस श्याम ने मेरे घर घुसकर फिर से चोरी कर ली थी, जिस वजह से मुझे फिर से तलवारें बनानी पड़ी। नहीं नहीं मंत्री जी, मेरा विश्वास करें, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। और ये गुत्थी तो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या करें मंत्री जी, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सत्य, ये कैसे पता करें? कोई बात नहीं महाराज, ये मेरी ही भूल थी। मुझे समझना चाहिए था कि ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस बार तुम दोनों के साथ हमारे सैनिक जाएंगे और तुम दोनों पर ही कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ऐसा कहते ही इस बार उन दोनों के साथ ही सैनिक जाते हैं निगरानी रखने के लिए। ये क्या जी, इस बार तो आपके साथ सैनिक है, इस बार आप क्या करोगे? ऐसे में तो हम पकड़ी जाएंगे। अरे तुम चिंता क्यों करती हो मेघा, ऐसे सैनिकों से मुझे अच्छे से निपटना आता है। आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करने की सोच रहे हो? देखो, मेरे पास श्याम के बनाए हुए तलवारें अभी भी कुछ बचे हुए हैं। मैं सैनिक के सामने झूठ मूठ का हथौड़ी से लोहे को पीटूंगा और तुम उसके लिए चाय बनाकर लाना। और ये लो, नींद की दवाई है, इसे पिला देना। इससे वो रात भर सोता रहेगा और जब सुबह होगी तब मैं ये तलवारें उसे दिखा दूंगा, जिससे उसे शक भी नहीं होगी और मेरा काम भी हो जाएगा। आप तो सच में काफी शातिर हैं। मुझे खुशी है कि मुझे आप जैसा बुद्धिमान पति मिला है। हाँ, वो तो है। अब जैसा कहा है तुम बस वैसा ही करना, ठीक है? साहूकार के कहने पर मेघा वैसा ही करती है। वो चाय बनाने लगती है और दूसरी तरफ साहूकार ऐसा दिखाता है कि वो सच में तलवारें बना रहा है, पर वो सिर्फ लोहे को पीट रहा होता है। कुछ देर बाद मेघा चाय लेकर आती है और सैनिक को पिला देती है, जिससे सैनिक गहरी नींद में चला जाता है और सुबह होते ही फिर से राजमहल अपनी अपनी तलवारें लेकर जाया जाता है। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है महाराज। इस बार सैनिकों के जाने के बाद भी दोनों की तलवारें एक ही गुणवत्ता वाली है। मैंने आज से पहले ऐसा होते हुए कभी भी नहीं देखा। काश कि हमारी बुद्धिमान सलाहकार होती तो वो चुटकी बजाते ही ये गुत्थी को सुलझा देती। वो तो है, पर अब क्या करें महाराज, इसका निर्णय हम कैसे करें? दोनों को ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि दोनों की तलवारें एक जैसी ही है। तो हो सकता है कि दोनों ही उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली तलवारें बनाते हो, तो उन दोनों में से किसी को भी कारागार में डालने का कोई फायदा नहीं है। जाने दो इन्हें।
महाराज के ऐसा कहते ही उन दोनों को ही छोड़ दिया जाता है और वो दोनों ही बाहर बात कर रहे होते हैं। देखा साहूकार, तुम्हारी इस घटिया चाल का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं निर्दोष साबित हो गया। अब कौन सी घिनौनी चाल चलने वाले हो? अब मुझे कोई चाल चलने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक इज्जतदार साहूकार हूँ। राज्य के सभी लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। भले ही तुम्हें महाराज ने कोई सजा नहीं दी, पर तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ की जनता तुम्हें निर्दोष मानेगी? मैंने तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी इन तलवारों को खरीदेगा। इसीलिए अभी भी मौका है, फिर से मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे लिए काम करो। इस बार मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? नहीं, मैं तुम जैसे के साथ कभी भी काम नहीं करने वाला। भले ही मेरी तलवारें कोई ना खरीदे, पर मैं तुम्हारे सामने तो नहीं झुकने वाला। अब मैं चलता हूँ। श्याम वहां से चला जाता है और फिर से अपनी दुकान खोलता है। पर साहूकार के कहे अनुसार राज्य के सभी लोग श्याम को चोर समझ रहे होते हैं, जिस वजह से उसकी तलवारें कोई भी नहीं खरीदता, जिससे निराश होकर श्याम घर लौट आता है और अपनी पत्नी राधा और बूढ़ी शांति को ये सारी बात बताता है। ये तो सच में बहुत ही बुरा हुआ जी। अब हम क्या करेंगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें इस राज्य से जाना पड़ेगा। सही कहा राधा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें दूसरे राज्य ही जाना पड़ेगा। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं करूँगी तुम्हें निर्दोष साबित। आप सच कह रही हैं। हाँ, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? आज रात एक चोर आने वाला है। तुम्हें बस उस चोर को पकड़कर सैनिकों के हाथ में देना पड़ेगा। चोर आने वाला है? पर यह बात आपको कैसे पता चली काकी? जैसा मैं कहती हूँ तुम बस वैसा ही करो। समय आने पर सब बता दूंगी। शांति के ऐसा कहते ही श्याम मान जाता है और रात होते ही श्याम खिड़की के पास डंडा लेकर छिप जाता है। और जैसे ही रात को चोर आता है, श्याम उसके सिर पर जोर से डंडा मारता है, जिससे चोर बेहोश हो जाता है और अगले ही दिन उस चोर को सैनिकों के हवाले कर दिया जाता है। लीजिए काकी, मैंने आपका काम कर दिया। अब बताइए कि आप मुझे निर्दोष साबित कैसे करेंगी? तुम बस महाराज के पास जाओ और उनसे न्याय की गुहार लगाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। बूढ़ी शांति के ऐसा कहते ही श्याम फिर से राजमहल जाता है, महाराज के पास और न्याय की गुहार लगाता है और साहूकार को भी बुलाया जाता है। मंत्री जी, अब हम क्या करें? अगर न्याय नहीं हुआ तो श्याम को सारे लोग चोर समझेंगे, जिससे उसकी बिक्री नहीं होगी। और न्याय आखिर करेंगे कैसे? महाराज ये सोच सोचकर परेशान हो ही रहे थे कि वहाँ पर बूढ़ी शांति आ जाती है। प्रणाम महाराज। अरे वाह, आप आ गई। क्या आपने हमारा पुश्तौनी हार ढूंढ लिया? जी महाराज, कल रात ही वो चोर आया था फिर से हार को चुराने, और शाम की वजह से हमने उस चोर को पकड़ लिया। महाराज, क्या आप काकी को जानते हैं? अरे हाँ श्याम, ये है हमारे राज्य की सबसे बुद्धिमान सलाहकार और ये आ गई हैं। तो अब समझ लो कि न्याय हो ही गया। अगर ये सलाहकार है तो इतने दिनों से ये मेरे घर में क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि कुछ दिन पहले ही उस चोर ने महाराज की पुश्तैनी हार को चुरा लिया था और राज्य में कड़ा पहरा होने की वजह से उसने वो हार किसी गरीब के घर में छुपा दिया था और वो हार तुम्हारा ही था श्याम। जब मुझे पता चला तो मैंने झूठ बोलकर तुम्हारे घर आई और जब मुझे वो हार मिल गया तो मुझे पूरा विश्वास था कि चोर उस हार को लेने फिर से जरूर आएगा और हुआ भी ऐसा ही।
कल रात ही वो चोर आया था जिसे तुमने पकड़ा और अब मैं फिर से यहाँ आ गई अपना पद संभालने। वाह, क्या बात है, मानना पड़ेगा आपकी बुद्धि को। अब आप कृपया करके इस गुत्थी को सुलझा दें और असली गुनहगार को सामने लाए। गुनहगार कौन है वो तो मुझे पता है, पर बिना किसी सबूत के मैं किसी पर आरोप भी नहीं लगा सकती। इसीलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्यों ना हम राजमहल में इसी वक्त इन दोनों को ही अपने आंखों के सामने काम दे। जिसने भी पूरा किया मतलब वही निर्दोष है। और ये तो काफी अच्छा सुझाव है। ये आप क्या बोल रही हैं? अगर हम अभी तलवारें बनाने बैठे तो काफी समय लग जाएगा, रात भी हो सकती है। पर मैंने कहा कि आप दोनों को तलवारें बनानी है। मैं ये जानती हूँ कि तलवार बनाने में काफी समय लगता है, पर तलवारों को ठीक करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। महाराज, हम खराब तलवार या टूटे हुए या खरोच लगे तलवारों को इन दोनों को देंगे। एक लोहार इतना तो कर ही सकता है। जिसने भी तलवारों की मरम्मत कर दी वही निर्दोष साबित होगा। पर शांति जी, ये दोनों ही लोहार हैं, ये तलवारें ठीक तो कर ही लेंगे, तो भला ये करने का क्या फायदा? नहीं मंत्री जी नहीं, ये दोनों लोहार नहीं है। इनमें से एक झूठा और मक्कार है जो सबको गुमराह कर रहा है। आप बस तलवारें तो लाइए, फिर अब आपको सब पता चल जाएगा। बूढ़ी शांति के ऐसा कहते ही उन दोनों को टूटी हुई खरोच लगी तलवारें दी जाती है, जिसे शाम तो कुछ देर में ही ठीक कर देता है, पर साहूकार ठीक करने के बजाय तलवारों को तोड़ ही देता है, जिससे सबके सामने साहूकार की असलियत सामने आ जाती है। देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि इनमें से एक झूठा है और वो साहूकार ही निकला। साहूकार इतने दिनों से शाम को ठगता आया है और अब तो इसने हद ही कर दी। जब ये शाम पर ऐसे झूठे झूठे आरोप लगाकर शाम को फंसा रहा था। अच्छा हुआ कि आप सही वक्त पर आ गई और हमें इस साहूकार की असलियत पता चल गई। सैनिकों, साहूकार को ले जाओ और जाकर कारागार में डाल दो। महाराज के आदेश पर साहूकार को कारागार में डाल दिया जाता है। अच्छा, तो अब मुझे न्याय मिल गया है, तो अब मैं चलता हूँ महाराज, और आपका धन्यवाद शांति जी। नहीं रुको श्याम, महाराज मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। आपने अब तक जो भी तलवारें साहूकार से ली है वो सारी तलवारें श्याम की बनाई हुई है। श्याम एक माहिर और अपने काम में बहुत कुशल लोहार है और उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली तलवारें बनाता है। मैं यही चाहती हूँ कि आप अब से श्याम से ही सारी तलवारें खरीदे महाराज, और हो सके तो उस राज्य लोहार का उसे पद दे। जरूर ऐसा ही होगा श्याम। आज से तुम एक राज्य लोहार के रूप में काम करोगे और हम तुम्हें एक घर भी देते हैं जहां तुम रहोगे और काम करोगे। आपका धन्यवाद महाराज। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने मुझे राज्य लोहार के रूप में रख लिया। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे धन्यवाद करना ये तो हमारे सलाहकार शांति जी का करो, जिसकी वजह से तुमने रोज साबित हुए हो और तुम्हें काम भी मिला। मदद तो करनी ही थी क्योंकि ये बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान है और अच्छे लोगों के साथ कुछ गलत हो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। आपका धन्यवाद शांति जी। उसके बाद श्याम की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। उसके अच्छे कर्म से गरीबी रेखा से बाहर करके उसे वो जिंदगी प्रदान की गई जिसका वो हकदार है। साहूकार जैसे ठगी और मक्कार लोगों को भी उसकी असली जगह मिल गई, कारागार में। और इसी के साथ सब